तो हमारा एक रह गया था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल कर रहे थे हम सीटीटी में। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में हम क्या कर रहे थे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स तो हमने क्या क्या किया था, एक तो मैचिंग ऑफ द कॉन्टिनेंट, क्या क्या एविडेंस मिले थे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के, मैचिंग ऑफ द कॉन्टिनेंट्स और रॉक ऑफ द सेम एज अक्रॉस द ओशन, सेम एज के रॉक्स मिले थे। कहाँ कहाँ पर मिले थे, एक तो 2000 मिलियन ईयर्स फ्रॉम ब्राजील कोस्ट के, जो कि मैच करते थे वेस्टर्न अफ्रीका कोस्ट से, ठीक है। और कुछ मैरिन डिपॉजिट्स भी मिले थे साउथ अमेरिका और अफ्रीका में, और जो कि सेम एज के थे। कौन सी एज के थे, जुरासिक एज के, ठीक है। ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल मैंने तुम्हें कराया नहीं है और मैं भूल गई, तुम लोगों को जियोलॉजिकल टाइम स्केल भी कराना है कि कौन कौन सी एज थी। जैसे तुम कभी कभी नाम सुनते, जुरासिक एज थी, कार्बोनिफेरस, कल ही तुमने नया नाम सुना है, कार्बोनिफेरस ग्लेशिएशन एक एज था, पार्मेनियन एज थी। तो ये एज कुछ ऐसी हैं जो तुमको पता होनी चाहिए। और फिर टिलाइट डिपॉजिट था। टिलाइट क्या था, सेडिमेंट्री जो थे रॉक्स थे, किससे बने थे, ये ग्लेशियर के डिपॉजिट से सेडिमेंट्री रॉक्स बने हुए थे, ये भी मिले हैं। और ये कहाँ पर मिले हैं, गोंडवाना लैंड इंडिया में। और उसी से रिलेटेड ये कुछ जो 5 कंट्रीज है, जैसे कि अफ्रीका, फाकलैंड आइलैंड, मेडागास्कर, अंटार्कटिका और ऑस्ट्रेलिया, वहां पर भी ये सेम काइंड ऑफ रॉक मिले हैं, जो कि क्या बताते हैं कि गोंडवाना लैंड जो है ये एक एक टाइम पे ये कंट्रीज, ये जो स्थान है, ये गोंडवाना लैंड सिस्टम का पार्ट थे। फिर आता है प्लेसर डिपॉजिट, जैसे कि घाना में गोल्ड माइन है, लेकिन उनका सोर्स रीजन पता ही नहीं है कि कहाँ पर है, तो उसका सोर्स रीजन कहाँ पर है, साउथ अमेरिका में, ठीक है। अब नेक्स्ट जो आता है हमारा, आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स। अब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स में एक एनिमल है दैट इज लीमर्स। लीमर्स, तो लीमर्स के फॉसिल्स मिले हैं, जो फॉसिल्स होते हैं, जीवाश्म होते हैं, ये लीमर्स के फॉसिल्स मिले हैं इंडिया, मेडागास्कर। मेडागास्कर पता है ना कहाँ पर है, या मैं बना के दिखा रही हूँ। हाँ, अफ्रीका से वो अलग हो गया है पार्ट, और ऐसा माना जाता है ये कि पहले अफ्रीका का ही पार्ट था, जैसे कि फॉर इंस्टेंस दिस इज अफ्रीका, ऐसा माना जाता है। और ऐसे एविडेंसेस भी है कि मेडागास्कर पहले अफ्रीका का ही पार्ट था, ठीक है, इसका पार्ट था। और ये जब इससे अलग हुआ तो यहाँ पे रिफ्ट वैली क्रिएट हो गई, और उस रिफ्ट वैली का एग्जाम्पल है, इसकी ईस्टर्न कोस्ट पे कुछ लेक है, जैसे कि लेक विक्टोरिया और लेक तांगाइका, और एक और है यहाँ पे लेक दैट इज लेक न्यासा। तो यहाँ पे कुछ लेक्स क्रिएट हो गई इसकी रिफ्ट वैली की वजह से। तो मेडागास्कर कहाँ पर है, यहाँ ये मेडागास्कर है, ठीक है। तो जो ये लीमर्स है, लीमर्स जो जिसके फॉसिल्स मिले हैं लीमर्स के, वो इंडिया में मिले हैं, मेडागास्कर में मिले हैं और अफ्रीका में मिले हैं। न्यासा, न्यासा अफ्रीका में मिले हैं। तो देखो पहले ये अभी भी देखो क्लोज ही है, ऐसा लग रहा है कि ये पास पास है। तो ऐसा माना जाता है कि इंडिया और अफ्रीका ये सब किसका पार्ट थे, इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया और फाकलैंड आइलैंड, सब गोंडवाना लैंड का पार्ट थे, ठीक है। अब इसे ये जो है इसे कंबाइन में
साइंटिस्ट लिमूरिया कहते हैं, लिमूरिया। ठीक है, ये तो हुआ पहला फॉसिल। अब एक और फॉसिल है, दैट इज मीसोसोरस का। मीसोसोरस तो तुम्हें पता नाम से ही, जहां भी सोरस लग जाए इसका मतलब क्या है, डायनासोर वाला। तो एक मीसोसोरस है, एक छोटा सा रेप्टाइल है ये मीसोसोरस। मीसोसोरस, और मीसोसोरस के जो अवशेष पाए गए हैं ये सिर्फ दो जगह पर पाए गए हैं। ये एक रेप्टाइल था, रेप्टाइल जो पानी में रहता था। रेप्टाइल पता है रेप्टाइल किसे कहते हैं? रेप्टाइल्स जो होते हैं जैसे कि स्नेक और छिपकली और ये क्या बोलते हैं इसको, हाँ मगरमच्छ, क्रोकोडाइल और मेंढक, ये सब क्या है मेंढक तो नहीं है, मेंढक तो एम्फीबियन है, मेंढक दोनों जगह पे रह सकता है। ये क्या है, रेप्टाइल की फैमिली के है ये। ठीक है, इनकी स्किन के बेसिस पे, इनके जॉलाइन के बेसिस पे इनको वो किया हुआ है, क्लासिफाइड। ठीक है, तो मीसोसोरस एक स्मॉल रेप्टाइल है और ये दो लोकेलिटी पे ही मिला है। इसके जो स्केलेटन मिले हैं वो दो जगह मिले, एक तो सदर्न कैप प्रोविंसी ऑफ साउथ अफ्रीका। अब सदर्न कैप प्रोविंसी कौन सी है बेटा, ये साउथ अफ्रीका जहां पर है हाँ, ब्रेकिश वाटर में रहता है मीसोसोरस। हाँ तो पानी में रहता है ना, बट अब नहीं है, ये खत्म हो गए हैं। ठीक है, तो ये साउथ अफ्रीका की सदर्न कैप प्रोविंसी में मिला है और इरावर फॉर्मेशन ऑफ ब्राजील में। पहली लोकेशन ये हो गई साउथ अफ्रीका और इरावर फॉर्मेशन ब्राजील में। अभी ये दोनों लोकेलिटीज जो हैं अपने आप से काफी दूर है। ठीक है, अफ्रीका यहाँ पर है और बेटा साउथ अमेरिका देखो इससे कितना दूर है, अगर हम मैप पे बनाएंगे तो साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका इससे कितना दूर है, ब्राजील। और अभी इन दोनों में कितनी दूरी है, 4800 किलोमीटर दूर है ये दोनों, 4800 किलोमीटर एक दूसरे से दूर हैं अब। ठीक है, और इस छोटे से रेप्टाइल की जो मिली है दोनों की फॉसिल्स, वो इन दोनों जगह पे मिली है। तो इसका क्या मतलब है, इसका एक तरह से इंडिकेशन क्या है कि ये दोनों कॉन्टिनेंट एक टाइम पे एक दूसरे से जुड़े हुए थे। ठीक है, और फिर ये अलग हो गए अब वैगनर की थ्योरी का डिस्कार्ड करने का टाइम आ गया है कि वाई वैगनर की थ्योरी डिस्कार्ड होगा। अच्छा क्यों हुई, जो वैगनर ने फोर्स बताई थी, जो फोर्स बताई थी वैगनर ने ड्रिफ्टिंग के लिए, वो बताई थी फोर्स फॉर ड्रिफ्टिंग। अच्छा चलो चलो, तुम्हें मैं सवाल खुद तुम्हें देती हूँ, तुम खुद सोचना। इतने बड़े कॉन्टिनेंट है, उनको यहाँ से मूव करने के लिए क्या सिर्फ सन की जो पावर है, पुल है, कि सन इनको एक तरह से अपनी ग्रेविटेशनल पुल से खींच के या अपनी फोर्स से इनको मूव करा सकता है? क्या लगता है कि सन और मून की जो पुल होती है, टाइडल फोर्स, वो काफी होगी इसको मूव कराने के लिए? मतलब इतने बड़े कॉन्टिनेंट है, जैसे कि तुमने वो सुना है ज्वार भाटा आता है उसमें, समुद्र में ज्वार भाटा आता है, टाइड्स आते हैं, लो टाइड और हाई टाइड। तो इनके कहने के हिसाब से जो इन्होंने कहा था कि पोल फिलिंग फोर्स है, टाइडल फोर्स जो है, टाइडल फोर्स मतलब जब सन और मून पैरेलल लाइन पे आ जाते हैं तो उसका इम्पैक्ट अर्थ पे जो पानी है, ओशन है, उस पर पड़ता है, उसकी वजह से टाइड आते हैं। तो जिस तरह से टाइड आते हैं उसी तरह से कॉन्टिनेंट भी मूव किए हैं। ठीक है,
तो बस इसी जगह पर जो है वैगनर की थ्योरी डिस्कार्ड कर दी गई थी कि भाई आप ये क्या बता रहे हो, इतने बड़े बड़े कॉन्टिनेंट्स को मूव करने के लिए सिर्फ टाइडल फोर्स काफी नहीं होगी, ठीक है, टाइडल फोर्स काफी नहीं होगी। तो इन्होंने फोर्स जो बताई थी ड्रिफ्टिंग के लिए वो बताई थी टाइडल फोर्स। दो तरह की फोर्स बताई थी, एक तो पोल फ्लीइंग फोर्स, और सेकंड बताई थी टाइडल फोर्स। अब ये दोनों फोर्स ही साइंटिस्ट कम्युनिटी ने, ज्योग्राफर्स ने वो कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया, ठीक है। टाइडल फोर्स कौन सी थी? अट्रैक्शन ऑफ मून एंड सन। पोल फ्लीइंग, फ्लीइंग ई, और ये आई है, ING, पोल फ्लीइंग फोर्स। तो ये दो फोर्स बताई थी, दो फोर्स बताई थी वैगनर ने, एक तो पोल फ्लीइंग फोर्स और एक टाइडल फोर्स। और उसने कहा था कि इन दोनों फोर्स की वजह से ही जो कॉन्टिनेंट हैं वो मूव किए हैं एक दूसरे से, ठीक है। और यही पॉइंट था जो वैगनर की थ्योरी का क्रिटिसिज्म था, ठीक है। वैगनर की थ्योरी डिस्कार्ड कर दी साइंटिस्ट ने, और उन्होंने ये कहा था कि दिस फोर्स इज नॉट इनफ फॉर द मूविंग ऑफ कॉन्टिनेंट, ठीक है। तो इस के उसमें ही आर्थर होम्स आए थे, इन्होंने अपनी थ्योरी दी थी कन्वेंशनल करंट थ्योरी 1930 में, ठीक है। अब इनकी थ्योरी बेटा डिस्कार्ड तो हो गई, लेकिन फिर बाद में क्या जो सेंट्रल आइडिया था इस थ्योरी का क्या था, वैगनर ने क्या मतलब सेंट्रल आइडिया क्या दिया, थ्योरी का सेंट्रल आइडिया क्या रहा कि कॉन्टिनेंट मूव किए हैं। तो ये बात पहले किसी ने नहीं बताई थी, है ना। तो फिर साइंटिस्ट ने इस बारे में सोचा, जोग्राफर्स ने इस बारे में सोचा, और जो इसका मेन थीम था कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का कि कॉन्टिनेंट मूव किए हैं, ये लोगों को पता चला। ऑल्दो ये थ्योरी पूरी तरह से डिस्कार्ड कर दी गई, नहीं माना कि ये थ्योरी बेकार है, ठीक है। लेकिन जो सेंट्रल आइडिया था कि कॉन्टिनेंट मूव किए हैं, ये बात तो सच थी, ठीक है। तो ये बात उन्होंने सेंट्रल आइडिया इसका रखा, और फिर बाद में प्लेट टेक्टोनिक आया, इसका इम्प्रूव्ड वर्जन कह सकते हैं। प्लेट टेक्टोनिक ने फिर सारी चीजें एक्सप्लेन की कि हुआ तो कैसे हुआ, और ये वाली फोर्स काफी नहीं थी। तो फिर ऑर्थर होम्स आए, ऑर्थर होम्स ने कहा कि कन्वेंशनल करंट्स जो हैं वो काम कर रही हैं। अब कन्वेंशनल करंट्स का हम पहले भी जिक्र कर चुके हैं, कन्वेंशनल करंट क्या होती है पढ़ा तो है ही, बताया तो है ही मैंने। तो देखो, सपोज दिस इज क्रस्ट, ये क्रस्ट है, क्रस्ट के नीचे क्या है, ये अपर मेंटल है जिसे हम एस्थेनोस्फेयर कह देते हैं, अपर मेंटल है, और ये लोअर मेंटल है, ये मेंटल है यहां तक। और फिर इसके नीचे क्या है, इसके नीचे कोर है, ठीक है, इसके नीचे कोर है, ये मेंटल है, और ये क्रस्ट है। इसको कहते हैं सियाल, इसको कहते हैं सीमा, और इसको कहते हैं निफे, ठीक है। तो ऑर्थर होम्स ने क्या कहा था, ऑर्थर होम्स बेसिकली उन्होंने मेंटल के पोर्शन में जो कन्वेंशनल करंट है उनके बारे में बताया था। तो ऑर्थर होम्स के हिसाब से, ऑर्थर होम्स ने कहा था कि मेंटल में जो है कुछ एलिमेंट है जो कि रेडियो एक्टिव है, ठीक है, कुछ एलिमेंट है दैट आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट, रेडियो एक्टिव, ठीक है, कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है। और ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स जो हैं इनसे क्या निकलती है, इनसे रेडिएशंस निकलती हैं, ठीक है। ये टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट कर देते हैं मेंटल के बीच में, ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस हो जाता है, और क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस हो जाता है उसकी वजह से यहाँ पे कन्वेंशनल करंट जनरेट होती है,
कन्वेंशनल करंट कैसी होती है, जैसे कि बेटा यहाँ पे फॉर इंस्टेंस टेम्परेचर डिफरेंस हो गया, तो वो एयर जो यहाँ पर जो करंट्स होंगी वो राइज करेंगे इस तरह से, और क्योंकि इन्हें निकलने का रास्ता नहीं मिलता तो ये बेटा ऐसे ही घूमती रहती है, ऐसे ये रोटेट करती रहती है, ठीक है, क्योंकि इन्हें निकलने का रास्ता नहीं मिलता। तो ये थी कन्वेंशनल करंट। ठीक है, तो आर्थर होम्स ने बताया था कि मेंटल जो है, ठीक है, क्रस्ट के जस्ट नीचे क्या है, मेंटल है, तो मेंटल में कुछ रेडियो एक्टिव तत्व हैं। रेडियो एक्टिव तो सुना ही होगा, रेडियम है, और कौन कौन से रेडियो एक्टिव, कौन कौन से, यूरेनियम भी है, रेडियम भी है, ठीक है, कुछ मतलब एलिमेंट होते हैं जिनसे रेडियो वेव्स निकलती है, ठीक है, तो उन्हीं को रेडियो एक्टिव तत्व कहते हैं। तो इनसे रेडियो वेव्स निकलती है, तो रेडियो वेव्स की वजह से क्या हो जाता है, टेम्परेचर डिफरेंस हो जाता है, टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से ये करंट्स जनरेट होती है, और करंट्स क्या करती है, अलग अलग डायरेक्शन में मूव करने लगती है। देखो फॉर इंस्टेंस किसी भी कॉन्टिनेंट में है, कॉन्टिनेंट है कोई भी, और वो कॉन्टिनेंट के नीचे मूव कर रही है, तो ऑब्वियस सी बात है उसमें फोर्स तो होगी, जब फोर्स उसमें होगी तो वो कॉन्टिनेंट को क्या करेगी, मूव कराएगी, ठीक है। तो यही जो है प्लेट टेक्टोनिक का बेसिक जो फोर्स बनी वो कन्वेंशनल करंट है, ठीक है। जब हम प्लेट टेक्टोनिक पढ़ेंगे तो उसमें जो कॉन्टिनेंट मूव हो रहे हैं वो किसकी वजह से हो रहे हैं, क्योंकि जो सियाल है वो सीमा पे फ्लोट कर रही है, और सीमा के नीचे क्या हो जनरेट हो रही है, ये करंट्स, ठीक है, और इन करंट्स की वजह से कॉन्टिनेंट मूव कर रहे हैं, जिसका जीता जागता एग्जाम्पल हमारे हिमालय से इंडियन प्लेट है, ठीक है। और इसी का एग्जाम्पल बेटा ऐसा कहा जा रहा है कि एक दिन सऊदी अरेबिया वाला जो अरेबियन प्लेट है ये और अफ्रीकन प्लेट है ये बिल्कुल अलग हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया था, अगर इसको तुम इमेजिन कर सको तो देखो एक बार, ये पहले रेड सी नहीं था, ये दोनों जुड़े हुए थे, जो ये है सऊदी अरेबियन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट पहले जुड़ी हुई थी, फिर क्या हुआ, यहाँ पे रिफ्ट क्रिएट हुई और क्या बन गया, रेड सी बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे रेड सी बन गया, तो यहाँ पर क्या है, आपका छोटा सा नैरो सा जगह बचा हुआ है, ये किसी दिन क्या होगा, अभी तो नहीं, कुछ मिलियन ईयर्स फिर लग जाएंगे इसको, ठीक है, तो कुछ ईयर्स बाद क्या होगा, ये इससे अलग हो जाएगा, क्योंकि ये प्लेट क्या कर रही है, दूसरी डायरेक्शन में जा रही है, और ये प्लेट दूसरी डायरेक्शन में जा रही है, ठीक है। तो अफ्रीकन प्लेट भी इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये याद रखना, कन्वेंशनल करंट थ्योरी किसने दी थी, आर्थर होम्स ने। कब दी थी, 1930 में दी थी, और इस थ्योरी के हिसाब से क्या था कि जो मेंटल है उसमें कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, जिसकी वजह से उनमें से रेडिएशन निकलता रहता है, और उसकी वजह से यहाँ पे मेंटल में टेम्परेचर डिफरेंस हो जाता है। और क्योंकि इसका मेंटल आधा सॉलिड फॉर्म में आधा लिक्विड फॉर्म में, तो जो लिक्विड फॉर्म है वहां पर कन्वेंशनल करंट क्या करती है, जनरेट होती है, जिसकी वजह से कॉन्टिनेंट मूव कर रहे हैं, ठीक है। यही कारण है, ये याद रखना। और इसी वजह से आर्थर होम्स की जो थ्योरी आई थी 1930 में, इसी वजह से अल्फ्रेड वेगनर की थ्योरी जो है वो डिस्कार्ड हो गई थी, ठीक है। तो याद रखना कन्वेंशनल करंट थ्योरी। अब इसमें रह गई है प्लेट टेक्टोनिक बेटा, और प्लेट टेक्टोनिक बहुत तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट थ्योरी है, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट।